गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल ग्रुप में चल रहा था कि सीनियरिटी जो डिसाइड होती है वो ज्वाइनिंग डेट से डिसाइड होती है। जैसे बहुत से लोग कह रहे थे कि मैं बात कर रहा हूँ ईएमआरएस की, तो ईएमआरएस में एक ग्रुप है, उसमें डिस्कशन चल रहा था कि जैसे अभी जिन लोगों का डीवी हो चुका है तो उनको ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। जिनका सेकेंड राउंड जो डीवी अभी आया छूटे हुए का, उनको बाद में करना चाहिए। तो उसमें फिर डिस्कशन हुआ कि वो जूनियर हो जाएंगे, हम लोग सीनियर हो जाएंगे, इस तरीके की तमाम बातें चल रही थी। तो मेन था डिस्कशन का मुद्दा सीनियरिटी कैसे बनती है। तो उसमें लोग बोल रहे थे जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना सीनियर होंगे। तो मैं सीनियरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि सर वीडियो बना दीजिए, तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अब जैसे ये आपका देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट डी सेक्शन, ये उसका एक जियो है। जैसे कि लिखा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सीनियरिटी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले इस पीडीएफ को पढ़ने से हम आपको कुछ बता रहे हैं जो चीज़ें सीनियरिटी को डिसाइड करने में देखी जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो सीनियरिटी होती है, अगर हम प्रमोशन की बात करें, जैसे अगर आप जब भी आपका टाइम आएगा प्रमोशन लेने का, तो उसमें जो सीनियरिटी देखी जाती है वो देखी जाती है आपकी मेरिट। मेरिट का मतलब हो गया कि जैसे आपने ये जो एग्ज़ाम दिया अभी 2023 वाला ईएमआरएस का, इसमें आपके सब्जेक्ट में आपकी रैंक कितनी है। जैसे कि मान लो आपकी रैंक 10 है, तो इट मीन्स कि जो उस सब्जेक्ट में 9 लोग हैं वो आपसे सीनियर हैं। तो सबसे पहले अगर प्रमोशन की बात होगी तो उन 9 लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा, फिर आपका नंबर आएगा उस सब्जेक्ट में। इस तरीके से प्रमोशन के केस में मेरिट जो है वो सीनियर, मतलब जो डिपार्टमेंट ओवरऑल जो सीनियरिटी लिस्ट जारी करता है, जो ऑफिशियल सीनियरिटी जो होती, जो लिस्ट आती है, उसमें सीनियरिटी डिसाइड होती है आपकी रैंक से। जो एग्ज़ाम आपने दिया है ईएमआरएस में, जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसमें जो आपकी रैंक होगी, उस रैंक के हिसाब से आप सीनियर होंगे। मान लो स्कूल में जब आप ज्वाइन करने जाएंगे, जिसकी फर्स्ट रैंक है और आपकी 10 है, तो ये आप पहले ज्वाइन कर लेते हैं जा कर के, और ये वाला बाद में ज्वाइन करता है। फिर भी प्रमोशन के ड्यूरेशन में सीनियर यही रहेगा, इसको ही पहले प्रमोट किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अब दूसरी बात आती है एक सीनियरिटी, हम विद्यालय में होते हैं सीनियर। जैसे कि मान लो किसी विद्यालय में अलग अलग सब्जेक्ट के 24 टीचर्स का पैनल भेजा गया, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। तो इसमें विद्यालय में जो पहले ज्वाइन करेगा वो सीनियर होगा, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। जो पहले ज्वाइन करेगा विद्यालय में, सिर्फ स्कूल में वही सीनियर होगा जो पहले ज्वाइन करेगा। प्रमोशन से उसका कोई मतलब नहीं। अब स्कूल में सीनियरिटी के कुछ प्रॉफिट होते हैं, कुछ बेनिफिट होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे अगर आप पहले ज्वाइन करेंगे आप सीनियर होंगे, मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको ही दी जाएंगी क्योंकि आप सीनियर हैं वहाँ पर, और जितने भी काम हैं जिम्मेदारी वाले वो आपको दिए जाएंगे। मान लो प्रिंसिपल कहीं जाता है और उस ड्यूरेशन के लिए उसके अब्सेंट में वो किसी को चार्ज देकर जाएगा, तो जो सबसे सीनियर होगा उसी को देकर जाएगा। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं सर प्रिंसिपल का चार्ज मिलेगा तो सैलरी भी क्या प्रिंसिपल वाली मिलेगी? तो सैलरी आपको वही मिलेगी जो आपकी पोस्ट है। चार्ज आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल का, बट सैलरी आप अगर पीजीटी हैं या जो भी हैं तो सैलरी वही मिलेगी, उसमें सैलरी नहीं बढ़ती है। तो ये चीज़ें हैं। फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पे सीनियर रहेंगे तो आप मान लो आपको जो काम दिया जाता है तो वो अगर चाहेंगे तो आप अपने जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनसे आप
कह के करा सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे भी हैं, और अगर आप एक्टिव हैं तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि काम करने में मज़ा आता है। जितना काम करेंगे उतना हम सीखेंगे। अगर आपको लगता है बस नौकरी काटनी है, सैलरी उठानी है, बस अपना सिर्फ पढ़ाना है, तो फिर सीनियर होने के विद्यालय में थोड़े नुकसान होते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका टाइप क्या है, आप क्या चाहते हैं। तो दो चीज़ें हैं कि विद्यालय लेवल में जो सीनियरिटी बनती है वो सिर्फ विद्यालय तक ही रहती है, और वहाँ पर जो पहले ज्वाइन करता है तो उसको सीनियर माना जाता है। बाकी जो सीनियरिटी जिससे प्रमोशन होते हैं, जब आपका एक टेन्योर कंप्लीट कर लेंगे, अभी हम टेन्योर भी दिखाएंगे क्या है, अभी आपका सब्जेक्ट में कितने साल बाद प्रमोशन होता है, क्या हैं चीज़ें, उसको हम दिखाएंगे अभी, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी। अब जैसे इसी पीडीएफ की अगर हम बात करें तो केवल हम जो आपके काम का पॉइंट है वही पढ़ेंगे, बाकी ये 22 पेज का पीडीएफ है। तो इसमें अलग अलग कंडीशन पे सीनियरिटी की बात करी गई है, जैसे जब प्रमोशन होगा उसके बाद कब बनेंगे। तो अभी सिर्फ हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की इनिशियल ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा सीनियरिटी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स एंड प्रमोटीज, तो ये पॉइंट है 2.1 सीनियरिटी ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स। ये वाला देखिएगा ज़रा, इसमें लिखा है द रिलेटिव सीनियरिटी ऑफ ऑल डायरेक्ट रिक्रूट्स इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन विच दे आर सेलेक्टेड फॉर सच अपॉइंटमेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूपीएससी और अदर सेलेक्टिंग अथॉरिटी। Persons appointed as a result of an earlier selection being senior to those appointed as a result of subsequent selection। मतलब इन्होंने लिखा है कि जो सीनियरिटी डिसाइड होती है वो ऑर्डर ऑफ मेरिट से डिसाइड होती है, जो आपकी मेरिट है, जो आपने अपॉइंटमेंट के लिए एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, इसमें चाहे यूपीएससी हो या अदर सेलेक्टिंग अथॉरिटी हो, कोई भी हो, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं वो सारी उसमें सीनियरिटी डिसाइड होती है आपकी ऑर्डर ऑफ मेरिट से। अब इसमें देखो आगे एक पॉइंट दिया है, एज ए रिजल्ट ऑफ सब्सिक्वेंट सिलेक्शन द रिलेटिव सीनियरिटी दैट यूज टू बी डिटरमाइंड अर्लियर अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ कन्फर्मेशन। पहले क्या होता था कि जैसे आपका प्रोबेशन है, 2 साल का प्रोबेशन है, तो 2 साल बाद जब आपका कन्फर्मेशन होता है तो अब जायज़ सी बात है आपको 2 साल पूरे करने पड़ेंगे कन्फर्मेशन के लिए। जिस डेट को आप ज्वाइन करेंगे उससे ठीक 2 साल बाद आपका कन्फर्मेशन होगा। तो जब कन्फर्मेशन होता था पहले तो वही सीनियरिटी आपकी बनती थी पहले, लेकिन अब क्या है इसमें देखना ध्यान से, लिखा है अर्लियर अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ कन्फर्मेशन एंड नॉट द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। पहले अर्लियर होता था in case where confirmation was in an order different from the order of merit indicated at the time of their appointment in accordance with the general principle of seniority has been discontinued। ये लिखा है discontinued with the effect of 4/11/1992। तो the general principle of seniority therefore stands modified to that extent। मतलब पहले जो डेट ऑफ कन्फर्मेशन के अकॉर्डिंग सीनियरिटी डिसाइड होती थी उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया। किससे? 1992 से। तब से लेकर आज तक जो चला आ रहा है वो मेरिट के हिसाब से सीनियरिटी बनती है। लोग पूछ रहे थे कल, तो जो आपकी रैंक होगी समझ लो आपकी सीनियरिटी लिस्ट बन गई है। जैसे किसी भी सब्जेक्ट में 500 लोग सेलेक्ट हुए हैं, मैं जैसे मान लो इंग्लिश टीजीटी की बात कर रहा हूँ, तो 500 में जिसकी फ़र्स्ट रैंक है वो सीनियर है और जिसकी 500 है वो सबसे नीचे है। ठीक है, यानी जब प्रमोशन की बात होगी, अब जैसे प्रमोशन की हम जब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सीनियरिटी लिस्ट है इसका काम प्रमोशन के लिए है, तो प्रमोशन जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। जैसे कि किसी भी पोस्ट में 50% जो सीट्स होती हैं, मैं ज़रा
अभी बता रहा हूँ, जैसे 50% जो सीट्स होती हैं वो आपकी फिल होती हैं डायरेक्ट रिक्रूट से, मतलब एग्ज़ाम, जैसे कि आपने जो एग्ज़ाम दिया उससे 50%, और 50% जो बची हुई हैं उनमें क्या होता है 25% LDCE से होती हैं, मतलब जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, और बची हुई 25% वो इसी तरीके से डायरेक्ट प्रमोशन होते हैं सीनियरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग। मान लो कि अगर पूरे जितने भी EMRS हैं उनमें TGT इंग्लिश की हर उसको मिला कर के 1200 पोस्ट हैं, मान लो एग्ज़ाम्पल के लिए हमने निकाल लिया 1200 पोस्ट हैं, पूरी इन्होंने निकाली कि 1200 हर स्कूल में दो दो एक एक जो भी सीट्स हों, तो 1200 कर लिए, तो 1200 में 600 सीट्स, मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है, 600 सीट्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जैसे कि आप लोगों ने दिया है उससे भरी जाएंगी। 600 कैंडिडेट, 600 टीचर इससे लिए जाएंगे। अब 600 टीचर हैं वो प्रमोट होंगे, ठीक है। हालांकि मैंने एग्ज़ाम्पल थोड़ा गलत उठाया है क्योंकि PRT की इसमें पोस्ट है नहीं, तो PRT की जब पोस्ट है नहीं, प्रमोट PRT ही होते हैं। मैंने मान लो ये 1200 PGT के हैं, ठीक है, 1200 ये PGT की इंग्लिश की पोस्ट हैं, तो उसमें 600 जो है वो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम से होंगी। अब 600 जो बची हैं ये प्रमोशन से भरी जाएंगी, और इन 600 में से 300 पोस्ट भरी जाएंगी एग्ज़ाम लेकर के, और 300 पोस्ट भरी जाएंगी सीनियरिटी लिस्ट से। तो ये प्रमोशन का होता है। हालांकि EMRS ने अपना प्रमोशन का भी एक रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए हैं, उसमें इन्होंने दिया है कि किस सब्जेक्ट में प्रमोशन किस तरीके से होंगे, किस तरीके से नहीं होंगे। अब ज़रा हम उस पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको हम दिखा दें। सीनियरिटी लिस्ट आई थिंक आपका हो गया होगा। अब जैसे ये रिक्रूटमेंट रूल्स हैं इनके, तो रिक्रूटमेंट रूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ हम आपके काम की चीज़ बताएंगे। जैसे ये प्रिंसिपल की पोस्ट है, ठीक, तो प्रिंसिपल की पोस्ट में जो इन्होंने दिया है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये देख लीजिए। 50% पोस्ट जो भरी जाएंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। अब जो 50% बची हैं वो 25% प्रमोशन से होंगी, और 25% जिनका एग्ज़ाम होगा LDCE होगा, ठीक है, तो LDCE से 25% भरी जाएंगी। अब जैसे प्रमोशन के लिए अगर हम बात करें तो प्रमोशन फ्रॉम अमंगस्ट वाइस प्रिंसिपल विद 7 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस, 7 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए वाइस प्रिंसिपल की, और अबव PGTs हैविंग 12 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इन EMRS, या 12 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए EMRS में। तो उसका जो है अगर कोई ऐसा वाइस प्रिंसिपल अगर है जो है मान लो प्रिंसिपल जिसको बनाना है, तो 7 साल उसने एज ए वाइस प्रिंसिपल काम किया हो, या फिर 12 साल उसने एज ए PGT काम किया हो, ठीक है, तो इस तरीके से उसका प्रमोशन होगा। और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से देख लो, बाय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फॉर एम्प्लॉयज़ हैविंग 8 ईयर कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज PGT इन लेवल 8 एंड वाइस प्रिंसिपल लेवल 10, 8 साल की टोटल सर्विस होनी चाहिए PGT और वाइस प्रिंसिपल की मिला के, जिसमें मिनिमम 2 ईयर्स एज वाइस प्रिंसिपल, 2 साल वाइस प्रिंसिपल काम किया उसने, 6 साल मान लो PGT किया, उसका प्रमोशन यानी वो एग्ज़ाम में बैठ सकता है। तो इस तरीके से ये तुम्हारे देखो ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का, और ये सीनियरिटी लिस्ट से प्रमोशन होंगे, ये दिया है। और फिर इसके बाद जैसे वाइस प्रिंसिपल का है, वाइस प्रिंसिपल में जैसे इन्होंने क्या किया है, 50% बाय प्रमोशन ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस फेलिंग विच ऑन डिप्यूटेशन, 50% बाय लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 50% एग्जामिनेशन से होगा और 50% आपका भरा जाएगा। मतलब ये जो है वाइस प्रिंसिपल का इन्होंने साफ साफ दिया है, जो प्रमोशन होगा वो सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस फेलिंग विच ऑन डिप्यूटेशन एंड 50% बाय लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। इसमें 100% पोस्ट इन्होंने लिखी हैं प्रमोशन से ही होंगी। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बदल बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डिप्यूटेशन, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है, प्रमोशन फ्रॉम एमंगस्ट पोस्ट जो टीचर इन EMRS विद 4 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन लेवल 8, 4 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए एज ए PGT, ठीक है, तो आपका सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से आप एलिजिबल हो गए। और LDCE में भी 4 ईयर्स की ही सर्विस होनी चाहिए, दोनों में सेम है।
अब हम बात करते हैं पीजीटी। पीजीटी में देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट तो पता ही है आपको कौन किस में जाएगा। अब देखो इधर ये है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डिप्यूटेशन। इसमें लिखा है अगर कोई पीजीटी कॉमर्स या पीजीटी इकोनॉमिक्स बनना चाहता है तो इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। मतलब पीजीटी कॉमर्स बनने के लिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स बनने के लिए आपका प्रमोशन नहीं होगा। टीजीटी अगर आप हैं तो सोचें कि हम पीजीटी कॉमर्स बन जाए, पीजीटी इकोनॉमिक्स बन जाए, प्रमोट होकर नहीं बनेंगे। आपको उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फॉर पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश एंड पीजीटी रीजनल लैंग्वेज 50% बाय प्रमोशन। हिंदी, इंग्लिश और पीजीटी रीजनल लैंग्वेज के लिए 50% बाय प्रमोशन एंड 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसमें भी। और फिर फॉर अदर सब्जेक्ट 25% बाय प्रमोशन एंड 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब अगर प्रमोशन की बात करें, कोई टीजीटी है और वो पीजीटी बनना चाहता है प्रमोट होकर, तो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के लिए ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी लोग हैं वो 75% के सीट्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जैसे अगर मैथ्स से हैं आप तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे के ही आना पड़ेगा, क्योंकि केवल 25% ही प्रमोशन से भरी जाएंगी। तो ये रेशियो इन्होंने कम कर दिया इसमें। अब जैसे प्रमोशन होगा कब, फ्रॉम amongst eligible TGTs having 3 years regular service as TGT in MRS with master's degree in concerned subject to qualifying departmental examination to be conducted by the NESTS. The feeder post at TGTs for promotional post of PGTs shall be as under। तो इसमें जैसे क्या है आपका कि 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। अब जैसे टीजीटी मैथ है तो उसका जो प्रमोशन होगा, पीजीटी मैथ्स बन सकता है, पीजीटी फिजिक्स बन सकता है, पीजीटी केमिस्ट्री बन सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कंसर्न टीचर्स हैव स्टडीड पीसीएम एट ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री में। मान लो आप टीजीटी मैथ हैं, फिर उसके बाद आपका पीसीएम होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और अगर पीजीटी जिस सब्जेक्ट के लिए बनना चाहते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों में से किसी में आपका पीजी होना चाहिए और उसी में आपका प्रमोशन होगा। टीजीटी साइंस का है, अगर पीजीटी बायो और केमिस्ट्री से आपने मास्टर किया है तो आप उसमें जा सकते हैं। टीजीटी एसएसटी हैं तो पीजीटी हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से जो भी जिसमें भी आपने मास्टर किया होगा जा सकते हैं। टीजीटी हिंदी का तो वो फिर हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में। अब देखो, प्रमोशन ऑफ टीजीटी टू पीजीटी शैल बी गवर्न बाय अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ सीनियरिटी एज टीजीटी। तो उसमें जितनी सीट्स होंगी उसके हिसाब से प्रमोशन होंगे। तो ये चीज़ें हैं तुम्हारी। डीपीसी का मतलब ये एक कमेटी बनाई जाती है जो सीनियरिटी लिस्ट से जिनका प्रमोशन होगा उसके लिए डीपीसी होती है। तो ये हाँ, फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस का देख लीजिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब इनका कोई प्रमोशन नहीं है। अगर टीजीटी से अगर चाहो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस बन जाएं, आप नहीं बन पाएंगे प्रमोट होकर के। इनका 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फेलिंग विच बाय डिप्यूटेशन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो और भी कोई है, टीजीटी की बात करें तो क्योंकि पीआरटी की पोस्ट होती नहीं है तो टीजीटी का प्रमोशन होगा ही नहीं। वही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्योंकि इनका है ही नहीं, वो पीआरटी है ही नहीं। पीआरटी जैसे केवीएस में पीआरटी होते हैं तो पीआरटी वाले प्रमोट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो 100% ये देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही भरी जाएंगी टीजीटी की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। स्टाफ नर्स, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हॉस्टल वार्डन 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये क्या है, अकाउंटेंट का जो है, अकाउंटेंट का 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50% बाय प्रमोशन। कैटरिंग असिस्टेंट का 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये कौन सी है, चौकीदार का 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कुक का इसमें बाय प्रमोशन, फेलिंग विच बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट।
तो ये प्रमोशन से भरी जाएंगी। मतलब मान लो अगर प्रमोशन नहीं होते डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कराया जा सकता है, लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी दी गई है वो प्रमोशन से दिया गया है। काउंसलर 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ड्राइवर 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये क्या है आपका, इलेक्शन कम प्लम्बर 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, गार्डनर 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, JSA 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये है लैब अटेंडेंट 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मेस हेल्पर 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये कौन सी है, सीनियर सेक्रेटरी SSA की जो है 50% बाय प्रमोशन और 50% बाय लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये जो है आपकी स्वीपर 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो समझ गए होंगे, इस वीडियो को सिर्फ समझाने का मतलब ये था कि आपके यहाँ जो प्रमोशन होंगे, जो सीनियरिटी लिस्ट डिसाइड होती है, वो ओवरऑल जो लिस्ट बनती है वो मेरिट के हिसाब से बनेगी, जो आपकी रैंक होगी उस सब्जेक्ट में। अब जैसे लोग कह रहे थे सर रैंक कैसे डिसाइड होगी, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम होते रहते हैं, तो ये भी बताना बचा था। तो मान लो ईयर वाइज रैंक बनती है, जैसे अभी हम समझा रहे हैं। जैसे हम कहें कि अभी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ, तो 2023 में किसी सब्जेक्ट में 100 कैंडिडेट हैं तो उनकी 100 रैंक हो गई। मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। फिर कोई एग्ज़ाम 2025 में हुआ, तो 2025 के बाद उसमें 100 आई, तो यानी 100 रैंक इनकी बनी थी, फिर 100 ये, तो ये 100 यानी 200 रैंक हो गई। कहने का मतलब सबसे पहले अगर प्रमोशन दिया जाएगा 2023 वालों रिक्रूटमेंट का दिया जाएगा कि 100 लोग हैं, इनको पहले प्रमोट करो। इसमें कितने आ गए, मान लो 50 अगर आ गए इसमें प्रमोट हो गए, तो अभी भी 2023 के 50 लोग बचे हैं। तो जब अगला प्रमोशन होगा तो उसी में जो 50 बचे हैं वो आपसे सीनियर हैं, तो उनको प्रमोट किया जाएगा, फिर आपका नंबर आएगा। फिर मान लो कोई भर्ती हुई 2027 में, तो वो आपसे नीचे आ जाएंगे, 2029 में वो आपसे नीचे आ जाएंगे, और इधर जितना प्रमोशन होता जाएगा फिर आपका नंबर आता जाएगा। ऐसे लिस्ट बनती है ईयर वाइज सीनियरिटी लिस्ट, वो जुड़ती जाती है उसी में। जैसे 2023 में इतनी, फिर उसके बाद आपका फिर वो इस तरीके से सीनियरिटी लिस्ट रहती है। चलिए, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। आप लोगों को काम चल रहा है। AMRS कुछ न कुछ जल्द ही अच्छी न्यूज़ देगा।